हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सहारा जीएस। चलिए आज हम लोग थर्ड लेक्चर पर बात करने वाले हैं। पॉलिटी के 2 लेक्चर आपका चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर की पूरी तरह से आप लोग देख लिए होंगे। आज तीसरा लेक्चर होने वाले पॉलिटी के, तो ये जो आज तीसरा लेक्चर हम लोग करने वाले हैं, जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से हम आपको कॉन्सेप्ट जो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट को शब्द ब शब्द मस्तिष्क में आप लोग रख रहे होंगे। अगर याद रखिए कि इस अभी आपको शायद इसका महत्ता पता ना चले, इसका तो महत्व वो पता चलेगा ना कि आपको वक्त जब बीतेगा तब दिखाई पड़ेगा कि हाँ किस तरह से ये जो हम विचारक पर अभी जो बात करना रहे हैं, ये जो सुकरात के नाम ले रहे हैं, चाहे तो प्लेटो के नाम ले रहे हैं, और फिर आज जो लेक्चर होने वाले हैं अरस्तु, इस समय वो विद्वान व्यक्ति तो है ही है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यहाँ से जब सवाल एग्जामिनर बनाते ना है तो बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता कि किस तरह से सवाल, इस समय वो मुद्दा है कि समझ में नहीं आता है। लेकिन हम आपको 100% जो सिखाने की गारंटी दिए हैं वो 100% हम आपको सिखाने के लिए चलेंगे। हम आपको कभी भी तकलीफ होने नहीं देंगे। चाहे तो हिंदुस्तान के कोई भी पेपर की तैयारी कीजिए, ये आपको अभी शायद पता चलेगा, जब धीरे धीरे लेक्चर जब आगे बढ़ेगी ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ किसी भी एग्जाम, हिंदुस्तान के कोई भी एग्जाम हो तैयार जब कीजिएगा तो पॉलिटी से सवाल न इधर न उधर, जब किधर जिस कहेगा मतलब कि कहीं दाएं बाएं हम आपको सवाल नहीं होने देंगे। वो 100% गारंटी दिए हैं सिखाने के, और सिखाने के लेके चलेंगे। ये चलते समझिए, बाकी आलतू फालतू के चक्कर में नहीं रहना है। आप लोग खराब बात सोचने लगते हैं, दाएं बाएं के चक्कर में काहे पड़ जाते हैं आप कि हाँ सर पर डे वीडियो, तो पर डे वीडियो तो हमारा प्रॉब्लम है, तो हमरा आने हैं पर डे लेकर के। वो जो वीडियो जो है वो थोड़े हम चाह रहे हैं कि हाँ अल्टरनेट दें, आप पे लोग की व्यवस्था किया जा रहा है कि पर डे वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन उससे में थोड़ा सा समझिए जिस तरह से हम अभी आपको लेके चल रहे हैं उसी तरह से चलने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। पर डे वीडियो मिलेगा। हाँ कुछ क्या कहना है कि सर उस चैनल पर आइए, तो जो भी चैनल पर हो सब पर आएंगे, वो जो भी है हम आपको लेके आ रहे हैं। अभी बस अल्टरनेट जिस तरह से वीडियो हम डाल रहे हैं हमको डालने दीजिए, फिर हम खुद आ जाएंगे। आपसे ज्यादा जो प्रेशर में हम खुद हैं, ये चलते आप चिंता मत कीजिएगा और किसी के बहकावा में कृपया ना आए। वो आपको कहे कि हाँ 1-2 दिन मैंने सर पढ़ाए हैं और फिर छोड़ के चल जाएंगे। इस सब अनर्गल बात करने वाला ये जो बहुत लोग आपको मिलेंगे, ये जो खराब बात जो है आपको सिखाते रहेंगे, तो चक्कर में नहीं रहना है, ध्यान दीजिए इधर। तो आज तीसरा लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे। तो तीसरा लेक्चर पॉलिटी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 2 लेक्चर पूरा कर लिए थे, समझिए इधर। इसमें पॉलिटी, तो पॉलिटी देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग सुकरात के बारे में जानकारी हम आपको ट्रांसफर किए हैं। अब उसमें प्लेटो के बारे में जानकारी हम आपको ट्रांसफर कर दिए हैं आज। हाँ प्लेटो के देहांत नहीं हुआ था, वो आज मरने वाले हैं, आज मरेंगे। आज उनका 6 एंट्री मारेंगे अरस्तु, आज वहां से हम लोग कहानी चलेंगे। अब समझिए, ध्यान दीजिए इधर। यूनान, जो यूनान आप देखे थे कि हाँ यूनान जो यूरोप महादेश में एक देश था यूनान, वहां पर हम लोग देख लिए थे कि आपको जो मैप में दिखाया गया था कि आपका यूनान था। समझिएगा ये आपका यूनान था। अब कहानी जो है यहीं से आपका बढ़ने वाला है। आज जो कहानी हम आपको बढ़ाने वाले हैं, आज का जो कहानी होगा ना आपका, ध्यान दीजिएगा। अरस्तु, ये तीनों जो विचारक हम आपके सामने रखे, सुकरात रखे हैं, सुकरात के बारे में जानकारी हम आपको दिए हैं, प्लेटो के बारे में जानकारी दिए हैं, आज अरस्तु के बारे में हम आपको जानकारी ट्रांसफर। ये तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और ऐसे भी ज्ञान के दृष्टिकोण से भी ये अरस्तुए हैं। ठीक है कि सब तो जरूरी है, लेकिन तीनों विद्वान में से हमारे एग्जामिनर जो है ना यहां से सवाल आपको दिखाएगा, यहां से सवाल दिखाएगा। ये चलते एकदम ध्यान रखिएगा। समझिए अरस्तु के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। कहा जाता है, हाँ फिर जोड़ेंगे इनके कहानी। अरस्तु के बारे में कहा जाता है, समझिए अष्टागिरस, याद रखिए। बात समझिएगा।
अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि अष्टागिरस। हम जानते हैं कि पूरा यूनान में हम आपको बताते थे कि 158 नगर राज्य, इस शब्द को समझिए। पूरा यूनान जो था ना, यहां पर देखिएगा, ये पूरा यूनान में कहा जाता है कि पूरा जो यूनान है, ये जो पूरा यूनान है ना, तो यहां पर कहा जाता है कि 158 नगरों में विभाजित थे। 158 नगर था, याद रखिएगा, शब्द पर समझिएगा। 158 नगर में विभाजित था पूरा यूनान। 158 नगरों में विभाजित था आपका पूरा यूनान। अब इसको वहां पर जो नगर था, उसी नगर को राज्य की संज्ञा दी गई थी, इसीलिए कहा जाता है कि नगर राज्य जो कहते हैं ना कि हाँ कि 158 नगर राज्य था। तो वहां पर जो नगर था, इस नगर में, एक नगर में कहा जाता है कि हाँ 6 से 7 हजार लोग रहते थे। 6 से 7 हजार लोग माने एक नगर में रहते थे। तो लगभग पूरा यूनान में 158 नगर थे। 158 नगर में से हम सब नगर को राज्य की संज्ञा दी गई थी। तो इसीलिए कहा जाता है नगर राज्य। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोलिस। ये जो पोलिस है ना, ये पोलिस नगरीय राज्य के कहा जाता था। यूनान में 158 नगरों को राज्य की संज्ञा दी गई थी और उसी को अंग्रेजी भाषा में पोलिस कहा जाता था, जिसमें से हम लोग देखे इधर, याद रखिएगा। इसमें देखिए अरस्तु अष्टागिरस जो कि नगर राज्य था। अष्टागिरस नामक नगर राज्य में इनका कहा जाता है कि 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अष्टागिरस नामक जो नगर राज्य था ना, वहां पर जन्म लिए थे कौन? अरस्तु। 384 ईसा पूर्व में। पिता का नाम था निकोमाकस। तो निकोमाकस पिताजी थे और माताजी थी फेस्टिस। तो माता का नाम था फेस्टिस और पिता का नाम था निकोमाकस। तो निकोमाकस जो थे ना, ये क्या थे? इनके बारे में कहा जाता था कि राजवैद्य थे। राजवैद्य कहे का मतलब कि चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, वैद्य थे। किनकर? अरस्तु के पिताजी। तो अरस्तु के बारे में हम कहानी उठा रहे हैं कि अष्टागिरस नामक नगर राज्य में इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में। 384 ईसा पूर्व में। और निकोमाकस इनकर पिताजी के नाम था और फेस्टिस इनकी अम्मी के मतलब माताजी के नाम था फेस्टिस। और ये राजवैद्य पिताजी का था, पेशे से डॉक्टर जो बोल सकते हैं, वैद्य थे, चिकित्सक थे इनके पिताजी। तो इधर कि ई जवान वहां तो जन्म ले लिए थे। हालांकि शुरुआत में इनको कोई दिक्कत नहीं था, साधारण परिवार में थे, जीवन ढंग से था इनकर। और भाई बहन की भी जिक्र है कि अरस्तु 3-4 गो भाई थे और 2-3 इनके पास सिस्टर भी थी। अब ये फेस्टिस जो थे ना, इनकी माता जो फेस्टिस थी वो गृहिणी मैंने कहा हाउस वाइफ थी। और ये जो पिताजी थे निकोमाकस कह के मतलब क्या था? राजवैद्य थे। अब क्या हुआ था कि अरस्तु के जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के समय पिताजी तो भाई वैद्य थे। लेकिन कहा जाता ना है कि जब धीरे धीरे जब ये बड़ा हुए तो शुरुआती में जो यहाँ का जो प्रांत है अष्टागिरस, तो शुरुआती में इनको यहीं पर शिक्षा दीक्षा दी गई। लेकिन इनकर पिताजी जो थे ना, ये निकोमाकस, इनके बारे में समझिएगा। मेसिडोनिया एक नगर राज्य था, मेसिडोनिया। तो मेसिडोनिया जो नगर राज्य था ना यूनान में, तो यूनान में जो नगर राज्य था मेसिडोनिया, वो मेसिडोनिया में यहाँ पर मैंने ये अपना सेवा देते थे। ये जो चिकित्सक थे, जो वैद्य थे, तो मेसिडोनिया में वहां पर सेवा देते थे। वहां पर राजा के दरबार में रहा करते थे। राजा के दरबार में ये राज्य वैद्य थे निकोमाकस। अब समझिए कि एक निश्चित जब धीरे धीरे जब बड़ा होना शुरू हुए, जब इनके पिताजी के अरस्तु के पिताजी जब धीरे धीरे अरस्तु जब धीरे धीरे बड़ा होना जब हुआ, इनका उम्र जब बढ़ने लगा, तो इनके उम्र जब बढ़ने लगा ना, तो इनका पिताजी के जो कहा जाता है कि जब अरस्तु लगभग 17 वर्षों के हुए ना, तो इनके पिताजी के देहांत हो गया। और इनके माता जी भी अरस्तु धीरे धीरे जब बड़ा हो रहे थे, उनका निश्चित डेट नहीं मिलता है, लेकिन इनकी माता जी अरस्तु के बचपने में माता और पिता दोनों के साया उनके सर से हट गया था। किनकर? अरस्तु के। तो अरस्तु के माता और पिता दोनों के जब साया सर से हट गया ना, तब जाकर के इनके परिवार के मेंबर, इनके सिस्टर के बारे में कहा जाता है, इनके जो परिवार के सदस्य थे और सिस्टर थे, ये सब
योजना बनाया क्या कि बाल्यावस्था में बचपन से जो कहा जाता है कि पढ़ने में ठीक ठाक लड़का थे, तो इनकर मैंने कुशाग्र बुद्धि को देख कर करके और इनके कुशाग्र बुद्धि की पता कैसे चलता है, तो पता ही चलता है कि इनकर पिताजी जो राजवैद्य थे, तो राजवैद्य कहने का मतलब वो चिकित्सा में तो विद्वान नहीं थे इनके पिताजी। तो पिताजी के साथ बचपन में जब ये अरस्तु खेला कूदा करते थे तो उनसे कुछ सीखते थे अपने पिताजी से। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कहा जाता है कि बचपन में ही बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन कर लिए थे अपन पिते के माध्यम से, पिते के द्वारा। पिता जब उनको जो थे ना बचपन में सिखाते थे, तो चिकित्सा के माध्यम में बहुत मतलब पिताजी से ज्ञान अर्जित कर लिए थे। कौन? अरस्तु। अब ये इतना इनका कुशाग्र बुद्धि था, तेज तरार इनका मस्तिष्क था। अब जब इनके पिताजी और माताजी का सब देहांत हो गया, तब इनके परिवार के मेंबर जो थे ना अरस्तु के परिवार के जो मेंबर हुए, इनको लगा कि नहीं, इनको हायर एजुकेशन देना चाहिए। तो हायर एजुकेशन देने के लिए उस समय पूरे यूनान में टॉप मोस्ट के चल रहा था कोई संस्था था, तो उसका नाम था अकादमी, जिसको एकेडमी बोलते हैं। और वो एकेडमी के संस्थापक आप जान रहे हैं कि प्लेटो थे। वो एकेडमी के जो संस्थापक थे कौन? प्लेटो। तो प्लेटो द्वारा जो संस्था स्थापित किया गया था उसे बोलते हैं एकेडमी। वही अकादमी में कहा जाता है कि इनका नामांकन करवाया गया था। अकादमी नाम की जो संस्था था ना, अकादमी जो संस्था था, वही अकादमी में इनका नामांकन करवाया गया। इनके परिवार के जो सदस्य अब हुए, इनके जो भाई बहन जो थे, जो भी मेंबर थे, वो सब मिलकर करके अकादमी में इनका एडमिशन करवाया। तो ये अकादमी में गए पढ़ाई करने के लिए। आई तब जाकर के प्लूटो से इनका मुलाकात हुआ। प्लेटो के अकादमी में एडमिशन किए थे, 17 वर्ष के हो गए थे तब। 17 वर्ष के 20 वर्ष के चक्कर में मत पड़ेगा। तो 17 वर्ष की उम्र में हुए थे जब गए अकादमी में एडमिशन लेने। तो जब वहां पर उनको एडमिशन हुआ, तो जब शुरुआत में कहा जाता है कि जब इनका एडमिशन हुआ, तब बस कुछ वक्तों के बाद ही, कुछ वक्त मैंने 10 दिन या 20 दिन के बाद ही प्लेटो के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से मैंने अपना वर्चस्व जमा लिए। वर्चस्व क्या मतलब कि निगेटिव नहीं, कि हाँ प्लेटो इनकर बात से, इनकर बुद्धि से, इनकर कुशाग्र जो मस्तिष्क था ना, उससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। इतना प्रभावित हुआ कि 10 से लेकर के 15, 1 से 2 सप्ताह के भीतर में जो था प्लेटो के दिल जीत लिए थे। इतना तेज तरह लड़का थे, इतना तेज तरह बालक थे। कहाँ गए थे? यूनान में जो अकादमी था, उस अकादमी में पढ़ने गए। जब वहां पर पढ़ाई लिखाई जब अपना शुरू किए, तो पढ़ाई लिखाई शुरू किए, तो प्लेटो इनसे इतना प्रभावित हुआ कि इनको यहां तक कहा जाता कि जो अकादमी में प्लेटो पढ़ने आए, उस अकादमी के मस्तिष्क, इनके मस्तिष्क के देख कर प्लेटो बोला था कि नहीं, अब स्टूडेंट आया है अकादमी में ना, ये रियल में मस्तिष्क है, ये रियल में ये अकादमी के मस्तिष्क है। इसने कुशाग्र बुद्धि वाले हम विद्यार्थी को खोज रहे थे। अब देखिए क्या हुआ, वहां पर शिक्षा दीक्षा का 20 वर्ष या 18-20 वर्ष के वहां शिक्षा दीक्षा जवान पूरा किए। इनकर प्रभाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तेज तरह जो रहता है प्रभाव तो बढ़ते करेगा। इनका प्रभाव तीव्र गति से बढ़ रहा था। जो आओ जो उनके साथ जो अकादमी में जो पढ़ रहे थे विद्यार्थी, उन सभी विद्यार्थियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि के तेज तरह रहे थे। ये जवान फिजिक्स में याद रखिए, फिजिक्स के जब गहनता से अध्ययन करना शुरू किए, तो फिजिक्स बहुत कम समय में कंप्लीट कर लिए थे। फिजिक्स बहुत कम समय में कंप्लीट। चिकित्सा जो मैंने बोलते हैं ना, चिकित्सा शास्त्र जो होता है कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी बचपन से रुचि था। बायोलॉजी तो अपन पिताजी से पढ़ते आ रहे थे। तो बचपन में जो भी मैंने पिताजी के जो टाइम मैंने इनके साथ बिताया गया था, पिताजी के जो ठीक है कम समय दिए, लेकिन उतने में इनको बायोलॉजी में बहुत रुचि जगा दिए थे। अब बायोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञाता भी हो गए थे। बायोलॉजी के भी विद्वान बन गए, तर्क विद्या के बहुत जल्द विद्वान बन गए। ये इतना गहनता पूर्वक स्टडी किए, मेहनत किए ना, कि बहुत कम समय में हर विषय पर कमांड कर लिए। अब यहाँ पर जब धीरे धीरे इनका विद्वता बढ़ गया ना, तब कहा जाता है कि प्लेटो और अरस्तु के जब कुशाग्र बुद्धि से जब इनका जब ज्ञान तीव्र गति से बढ़ रहा था, तब गुरु अचेला दोनों में तो गुरु कौन थे? प्लेटो। अब जो प्लेटो गुरु समझेगा, प्लेटो जो गुरु थे, प्लेटो गुरुदेव थे, ठीक ना, अरस्तु उनका चेला थे। अरस्तु तो प्लेटो जो थे ना, इनको कहा है कुछ राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। अब ई जवान के
समझिएगा, प्लेटो थे, प्लेटो और इनके शिष्य थे अरस्तु। इनको कहा जाता है कि राजनीतिक दार्शनिक, और इनको अरस्तु के कहा जाता है राजनीति विज्ञान का जनक। समझिए ध्यान से कि प्लेटो की तस्वीर है, समझिएगा कि प्लेटो को कहा जाता है राजनीतिक दार्शनिक, अरस्तु को कहा जाता है राजनीति विज्ञान के जनक। तो राजनीति विज्ञान के जनक हुए कौन? उनका शिष्य। और गुरुदेव अपने थे जो प्लेटो जो थे ना, प्लेटो राजनीतिक दार्शनिक की संज्ञा दी गई थी इनको, दार्शनिक है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब दोनों कह के मतलब दोनों महापुरुषों में, दोनों विद्वानों के बीच अब जो था तर्क विद्या के द्वारा जो था ना, कि अब दोनों में एक तरह से कोल्ड वार, शीत युद्ध छिड़ने की स्थिति आ गई थी। अब साफ शब्दों में प्लेटो साफ शब्दों में बोले, प्लेटो समझिएगा कि प्लेटो अरस्तु साफ शब्दों में बोले कि गुरुदेव हम हर बात से आपके सहमत नहीं हैं। आप जो अपना तर्क दिए हैं उस तर्क के माध्यम से आप चाहिएगा कि हम हमरा सेटिस्फाइड कर लीजिएगा, हम संतुष्ट नहीं हैं। अब देखिए, तो इनको तो राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक। तो राजनीतिक विज्ञान का जनक इनको क्यों कहा गया? अरस्तु के राजनीतिक विज्ञान के तरह ये दोनों एथेंस में जो अकादमी था, तो वहीं पर अपना शिक्षा जब ग्रहण करे थे, तो दोनों के हित आपस में टकरा गया। जब ये तो अल्प समय में, कम समय में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट, बहुत सारे विषयों के विद्वान बन गए। अब ये दोनों के हित जब आपस में टकराया, तभी साफ शब्दों में बोले कि बात काटना शुरू कर दिए। प्लेटो के बात काटना शुरू कर दिया। अरस्तु बोले कि गुरुदेव हम इस बात से सहमत नहीं है कि जो आप हवाई बात करते नहीं। इनको समझिए, राजनीतिक विज्ञान के मतलब क्या होता है? विज्ञान के समझिए, विज्ञान के मतलब क्या होता है कि विज्ञान के मतलब कि कुछ जो भी बात कहा जाए, जो भी शब्द में कहा जाए, चाहे तो जो भी कार्य किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो उसका क्या होता है? उसका एक तरह से हमको प्रमाण देना है। प्रमाण जो है ना, कि कोई भी कार्य, कोई भी बात कही जाए ना, तो उसको एक प्रमाण होता है कि हाँ किस आधार पर कह रहे हैं आप। और कोई भी हम काम करते हैं तो उसको हमको प्रमाण देना है। ये नहीं कि हवाई बात नहीं करना है, सिर्फ खाली हवाई जो अनर्गल बात होता है ना, वो खाली बोल देना नहीं मुंह से। विज्ञान यही ना हमें बताता है कि हाँ, कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य के आपको कारण बताना है। उस कार्य कारण के भी जो अंदर संबंध होता है, वो कायम करके आपको बताना है। विज्ञान यही ना है कि हाँ, कि कोई भी काम हम किए हैं तो कारण बताइए कि हाँ कैसे आप किए, क्या किए, उसको आपको तर्क देना है। तर्क के साथ साथ आपको एक जो होता है कि हाँ प्रूफ देना है, कि हम ऐसे किए तभी ऐसे हुआ। ये आपको प्रमाण मांगता है विज्ञान जो है ना, वो प्रमाण मांगता है। ये हवाई बात नहीं था। अब यहाँ पर दोनों के समझिए, तो राजनीतिक ये तो दार्शनिक थे, राजनीति में तो दोनों थे। अब इनके प्लेटो, अब ये तो पहला तर्क है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के मतलब समझिए कि हाँ, कि कोई भी कार्य किया जाए तो उस कार्य के जो कारण होता है, वो कारण आपको बताना है। कारण के बीच संबंध स्थापित करके आपको दिखाना है कि कार्य कारण के बीच जो है आपको अंतर संबंध करके दिखाना है। हाँ, उसके बारे में आप जो कोई भी बात बोलते हैं, तो कोई भी बात हवाई नहीं बोल देना है, ऐसे अनर्गल नहीं बोल देना। आपको एविडेंस प्रूफ देना है। प्रूफ दें कि हाँ ये जो बात बोल रहे हैं इसका हम प्रूफ है, हम आपको प्रमाण दिखा सकते हैं। ये है विज्ञान। तो यही जबान बोले थे अरस्तु कि नहीं, हमको प्रमाण चाहिए। हम प्रमाण चाहिए क्या आप जानते हैं? एक वो होता है, समझिए, एक कारण तो विज्ञान की ये हो गया। एक होता है अरस्तु अपनाए थे आगमनात्मक पद्धति। समझिए, आगमनात्मक पद्धति समझिए, इसको मतलब कहता तो वैज्ञानिक तरीके से जो किया गया कार्य है उसी को बोलते हैं आगमनात्मक पद्धति। अब विज्ञान तो प्रूफ मांगता है, विज्ञान तो चाहिए प्रूफ मांगता है। तो आगमनात्मक जो पद्धति है ना, कुछ नहीं है। आगमनात्मक पद्धति पूछेगा तो विज्ञान, जिस तरह से विज्ञान साक्ष्य मांगता है कि किस तरह से आप किए हैं, उसी तरह से इनका कहा जाता है कि हाँ, कि जो भी हम राज्य के बारे में कहने जा रहे हैं, तो जो हम राज्य के बारे में अवधारणा रख रहे हैं, जो राज्य हम प्रूफ करने वाले हैं, उसमें हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हाँ वैज्ञानिक तरह से हमसे कोई पूछे तो हम उसको प्रूफ दे सकते हैं। तो आगमनात्मक पद्धति अपनाए थे। तो आगमनात्मक पद्धति के मतलब होता है कि विज्ञान जिस तरह से प्रूफ करता ना, उसी तरह से आपको विशेष से लेकर करके निम्न की ओर, विशेष से लेकर करके आपको सामान्य की ओर लेके जाता है। विशेष से लेकर के सामान्य की ओर हर
चीज के जांच परख कर करके उसके बारे में हवा हवाई बात ना कर करके आप जमीनी स्तर पर उतर कर करके वहां से लोगों से मिल कर करके जो अपना आप तर्क तैयार करते हैं, जो वहां से जो प्रूफ उठाते हैं, प्रूफ तैयार करते हैं, इसको कहते हैं आगमनात्मक पद्धति। तो आगमनात्मक पद्धति की मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आपको सत्य है वही पद्धति अपनाए थे कौन? अरस्तु। प्लेटो भी अपनाए थे। इनका कहते हैं निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति के मतलब क्या होता है समझिए कि इनका था निगमनात्मक। तो निगमनात्मक पद्धति वो पद्धति है ना कि जिसमें सिर्फ आप एक खाका तैयार करते हैं मस्तिष्क में। होता ना सिंपल देखिए कि हाँ कि कोई देख लिए हमको पढ़ाई शुरू करना है तो कितना मस्तिष्क में खाका तैयार कर लेगा का कि हाँ 2 साल कोचिंग करेंगे, तीसरा साल में क्या करेंगे, 2 साल कोचिंग करके तीसरा साल खूब घरे मेहनत करेंगे, चौथा साल में फार्म भरेंगे, 5वां साल में फिर हम ज्वाइनिंग कर लेंगे, 6वां साल में ही करेंगे। वो खाका तैयार होता है। वो खाका मस्तिष्क में अब घर में बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा में जो है पूरा सपना सजा लिया। अब 1 घंटा के बाद मैंने क्या हुआ, वो सीधे मैंने यूपीएससी टॉप करके निकल गया 1 घंटा में। घर में अपना खाका तैयार कर लिया कि हमको ई करना है वो करना है, ऐसे ऐसे जोड़ लिया अपना। 10 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे, ये होगा कुछ। तो ये निगमनात्मक जो पद्धति है ये हवा हवाई बात है, इसमें प्रूफ नहीं। लेकिन हाँ आगमनात्मक पद्धति है कि जब उसमें कूदिएगा, जो आप रूटीन बनाए हैं 15 घंटा 16 घंटा के, रूटीन बना लेता है कि रोज रूटीन बदलता है। समझिएगा उसमें स्टूडेंट के रूटीन 12 घंटा 10 घंटा 15 घंटा से कम रूटीन नहीं तैयार करता है। जब तक सब विषय ना उसमें समाये ना तब तक रूटीन तैयार रहता है कि सब रूटीन दे। वो रूटीन में के एको दिन पालन कर दे बेचारा रूटीन में तड़पता है कि कभी भी हमरा तो बनाया भैया कम से कम तो पालन कर दो। अंततः मैंने आज ना कल से उसको पूरा करेंगे, परसों से तो पक्का पूरा करेंगे, तरसों से तो इसको छोड़ने नहीं है। ये 3-4 दिन के बाद फिर कवर के फेंक देता है कि चलिए रूटीन खराब था, अब नया रूटीन तैयार करेंगे। तीसरा हवा हवाई बात नहीं, हमको प्रूफ चाहिए, हमको एविडेंस चाहिए कि हाँ प्रूफ दो, प्रूफ दो। तो ये इनका प्रूफ कहां से था? ये तो हवे हवाई बात कर रहे थे प्लेटो हवे हवाई बात कर रहे थे। प्लेटो क्या कह रहे थे कि हमको आदर्श राज चाहिए। पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बताया है कि हमको आदर्श राज चाहिए। आदर्श राज की परिकल्पना कर रहे थे, उसके लिए क्या होता है कि आदर्श रूप स्वर्ग में होता है। अब स्वर्ग में आप कैसे जान जाए भाई? तो स्वर्ग में तो जिंदा कोई जा नहीं सकता है बेचारा, और जो मृत व्यक्ति है तो उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकेगा। तो अब करा जाता क्या करा जाए कि अब जवान का कहता कि नहीं, घर में बैठ कर करके गोल गोल बतियाते हैं, वही काम ये किए थे। इनको जो था ना कि हाँ इस तरह से तर्क दे के अब स्वर्ग तक भेज देंगे, पढ़ा लिखा स्वर्ग तक भेज देंगे, जाएगा कोई क्या आत्मा और स्वर्ग से आकर के सबसे बात हमारा बताएगा और तब जाकर के हम उस आदर्श राज बनाएंगे। ये फार्मूला पर बैठे थे। तो इनकर वास्तविकता से कोसों दूर था। इन पर बहुत मैंने तंज भी दुनिया का सहा है, लेकिन फिर भी कम से कम उतना सोचे, इतना महान पुरुष वो कम नहीं सोचे। लेकिन अरस्तु सीधे इनका उलट थे। ये आगमनात्मक पद्धति अपनाया कि भैया आगमनात्मक पद्धति हम सब प्रूफ चाहिए हमरा। आप जो आदर्श राज्य बनाए हैं तो ठीक है, आदर्श हम जानते हैं कि जिस तरह से विज्ञान का फिजिक्स के विद्वान थे, जवान बायोलॉजी के विद्वान थे, गणितों के विद्वान थे, बहुत सब्जेक्ट के विद्वान थे वो। तो वो जब उतना सब्जेक्ट पर कमांड था, विद्वान थे, तो कहे लगे अनर्गल बात करेंगे। तब जवान बोले कि नहीं हमको जो है ना प्रूफ चाहिए। तब वो प्रूफ लगा किया कि दोनों के हित आपस में टकरा गया था। दोनों के कहा जाता है कि अरस्तु और प्लेटो दोनों गुरु और चेला जो थे ना, वो दोनों के हित आपस में टकरा गया था। दोनों के बात विचार नहीं मिल पा रही थी, बात विचार नहीं मिल पा रहा था। तब जाकर तो ये जो निगमनात्मक पद्धति अपनाए थे, ये जितना भी था ये सब अपना बुक भी लिखे थे संवाद शैली में। ये तर्क वितर्क बात कर करके अपना मैंने इनका संवाद शैली प्रसिद्ध था। किनका? प्लेटो को। अब समझिए अभी जवान के क्या हो गया कि ये जब कि इनका देहांत हो गया एथेंस में 347 ईसा पूर्व। याद रखिए 347 कहा जाता है कि 347 ईसा पूर्व में, ध्यान समझिए 347 ईसा पूर्व में प्लेटो के फाइल बंद हो गया, इनका देहांत हो गया। इनका देहांत के बाद जो इनका अकादमी था, इनका अकादमी के जो मस्तिष्क कहे वाला अपने कहे थे जवान, ये जो थे ना ये अपने कहे थे उनको, किनको? अरस्तु के मस्तिष्क के अकादमी के मस्तिष्क से। अब वो मस्तिष्क के अब वहां के प्रधानाचार्य कहे के मतलब कि पूरा बागडोर जो इनका अकादमी था एथेंस में वो ट्रांसफर करने वाला था, उनको मिलने वाला था। लेकिन बहुत से इनका तर्क से, अरस्तु के तर्क से और प्लेटो के बीच जो एक तरह से कोल्ड वार शीत युद्ध जो चल रहा था ना, दोनों के बीच शब्द
शब्दों दोनों के बीच में क्या था कि शब्द से जब ये कुछ बोलते थे वो कुछ बोलते थे, शब्दों के बांध चल रहा था दोनों तरफ से, और शब्दों के बाद दोनों तरफ से चलता, और दोनों में एक तरह से रिश्ता में एक तरह से खटास आ गया था। दोनों के जो संबंध था ना, धीरे धीरे जब वो विद्वान बन गए तो उनके क्या हुआ, तो बात काटना शुरू कर दिया। और रियलिटी में बात गलत थोड़े काटे थे, सही मायने में उनका जीत अंतिम में भी हुआ है। अरस्तु के वो जो इनका बात काटे तो इनके साथ जो आओ इनके अनुयायी था, फॉलो करने वाले थे, जो अकादमी के अन्य विद्यार्थी थे, उनकी नजरों में खटक रहे थे, उनकी नजरों में पूरी तरह से खटक रहे थे अरस्तु। तो जब खटक रहे थे, एक तो पहले ही से खटक रहे थे कि प्लेटो ये तो अपने विद्वान व्यक्ति थे, तो इनके नजर में तो खटक, विद्वान व्यक्ति के नजर में विद्वान व्यक्ति नहीं खटकेगा, ठीक ना। वो कम बुद्धि के जो होता ना, अल्पज्ञानी, जो जिसको बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो अल्प बुद्धि के जो होता है ओकरे नजर में खटकता है। कैसे ऐसे कैले, जो सचमुच समझदार होता ना, उन्हें इतना महान थे, कितने शब्द काटे फिर भी मैंने उनका रिस्पेक्ट आदर में कोई कमी नहीं किया। अपने जिंदा रहते तो पूरा का पूरा बागडोर सौंप देते, लेकिन इनका जब 347 ईसा पूर्व में एथेंस में जब इनका देहांत हुआ तब क्या किया गया ना कि इनका ये तो मर ही गए, यही तो अरस्तु के समझ ही रहे थे। लेकिन आओ जिनके जो समर्थक थे उस सब के सब उनको भगा दिए, सब के सब खदेड़ दिए कि उनको जो अकादमी के पूरा बागडोर संचालन करने के पूरा बागडोर उनके हाथों में सौंपने वाला था, जो उनको वहां से निकाल दिए। अब उनको वहां से निकाल दिया, समझिए, तो कहा उनको वहां से निकाल दिया गया था। लेकिन ये जवान का किए ना, ये जो राजनीतिक विज्ञान जो बोले थे, राजनीतिक विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है, तो समझिए क्यों कहा जाता था, ये आगमनात्मक विपत्ति अपनाए थे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अरस्तु का किए कि पूरा यूनान के 158 नगर राज्य था, 158 नगर राज्य के जाजा के आगमनात्मक जो पद्धति अपनाए थे, इसमें क्या था कि इसमें आपको बस ये तर्क नहीं देना कि इस तरह से खाका नहीं तैयार कर लेना हमरा, इसमें था ना कि जमीनी स्तर पर जा करके आपको प्रूफ देना है कि ऐसे हुआ तो काहे हुआ। विशेष से कहा जाता है कि आगमनात्मक पद्धति मतलब विशेष से सामान्य की ओर जा करके पता करना था। ये जवान का किए, ये अरस्तु 158 को जो नगर राज्य था, 158 नगर राज्य था ना, ये 158 राजनगर राज्य में खुद गए, 158 नगर राज्य में खुद गए और सब के संविधान के अध्ययन किए। जितना जो संविधान था 158 नगर राज्य था वो 158 के स्टडी किए खुद स्टडी कर करके 158 में खुद तर्क निकाले, तब जाकर करके प्रूफ किए, जाकर समझिए सबके संविधान के स्टडी किया, जवान स्टडी किया। ऐसी इसको मैंने राजनीतिक विज्ञान के जनक नहीं कहा जाता है, और सबके जाकर के पूरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जब आए और सब पर अंततः निष्कर्ष निकाले कि जब हम 158 नगर राज्य के जब हम घूमला के बाद हमको 3 तरह के शासन व्यवस्था दिखा, 3 तरह के शासन व्यवस्था सिर्फ हमको देखा 158 नगर राज्य में। वो जो इनका सोच था कि 3 तरह के शासन व्यवस्था दिखा, जो सभी संविधानों का स्टडी किए ना, सबके जाके सब संविधान पढ़े, सबके देखे, और तब जाकर के हम निष्कर्ष निकाले कि 3 तरह के शासन व्यवस्था कोई भी संविधान के द्वारा संचालित हो रहा है। और रियलिटी में उस वक्त बोले थे जो आज वर्तमान में भी चल रहा है, आज वही भी शासन व्यवस्था आज जो है। सबसे पहले जवान क्या बोले थे, सबसे पहला बात बोले, समझिए इधर कि देखिए जहां पर जब गए थे कुलीन तंत्र के शासन, समझिए, आपको दिखाई नहीं देगा तो बता देंगे फिर, समझिएगा इधर क्या किए थे। ये 3 तरह के, ये 3 तरह के शासन में देखे, पूरा जो नगर राज्य था ना उसमें घूमे, 158 को संविधान था उनको घूमे और पूरा सबके संविधान के स्टडी किए और सबके वैज्ञानिक ढंग से सजाना शुरू किए कि हाँ, सबसे पहले एकात्मक जो शासन के कॉन्सेप्ट आया था, जिसको बोलते हैं हम लोग, ये तो राजतंत्र। फिर जबान बोले कहा कुलीन तंत्र, फिर बोले कहा जनता का शासन। समझिए 158 नगर राज्य में जब अरस्तु स्वयं घूमला के बाद इनको पता चला कि सब संविधान के जब स्टडी किए तब जाकर के इनको पता चला कि नहीं, ये पूरे संविधान के द्वारा जो है 3 तरह से शासन व्यवस्था संचालित तो हो रहा है। ये सब अपन पॉलिटिक्स बुक लिखे हैं, उनमें सब बात के वर्णित किए हैं कि अब सबसे पहले बोले कि राजतंत्र, जहां पर गए देखिए कि एगो
जैसे कोई भी संविधान 158 में घूमे थे, जहां पर एक व्यक्ति की शासन व्यवस्था संचालित हो रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा शासन संचालित किया जा रहा है, उसको बोले कि राजतंत्र है। समझिएगा, देखिए कि जहां पर कुलीन कहने का मतलब कि जो समाज के जो मैंने सबसे बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग होते हैं ना, कोई भी मेरे प्रांत में, कोई भी मेरे नगर राज्य में जो कुछ मैंने बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, उस सब मिल के जो पढ़ा लिखा जो लोग होता है, जो धनिक लोग होते हैं, वो सब आपस में मिलकर करके जो शासन व्यवस्था संचालित करते हैं, उसी को बोलते हैं कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र। आप फिर देखे थे कि हाँ, जनता के जो शासन था उसको बोले थे पॉलिटिक्स। जनता के जो शासन था ना उसको बोले थे पॉलिटिक्स, उसी को बोले थे पॉलिटिक्स, जिसको लोकतंत्र हम लोग कहते हैं उसी को बोले थे पॉलिटिक्स। याद रखिए, 158 नगर राज्यों के गहनता पूर्वक जब अरस्तु के द्वारा स्वयं जाकर के जब स्टडी किया गया था, सभी के संविधानों को अध्ययन किए, उसके बाद ये निष्कर्ष पर निकाले कि 158 राज्यों संविधान को स्टडी करने के बाद ये निष्कर्ष निकाले कि पूरे क्या मतलब 158 देशों बोल सकते हैं, 158 देश में जो था ना कि 158 देश को जो था उसमें इस तरह के शासन व्यवस्था संचालित हो रहा था। जहां पर एक व्यक्ति के शासन था उसको बोलते कि राजतंत्र हो रहा है, जहां पर कुछ व्यक्तियों का शासन व्यवस्था संचालित हो रहा था, कुछ व्यक्ति मिलकर के उसको बोलते कुलीन तंत्र हो रहा है, कुलीन तंत्र है वहां पर। अब जहां पर जनता शासन बोले थे उसी को बोलते पॉलिटिक्स, उसी को ही पॉलिटिक्स बोले थे कि जनता के द्वारा जहां पर शासन किया जा रहा है। अब इस सब तर्क निकालने के बाद सबके बारे में कहे भी कि हाँ, सब में दुद्दू को बात बताए, अच्छाई और बुराई दोनों, कि अगर जहां के जो राजा, एक राजा है ना, समझिए कि एक राजा है, कहीं पर एक व्यक्ति के शासन चल रहा है, अगर वो जनता के हित में, उस संविधान के द्वारा जनता के हित में शासन व्यवस्था संचालित कर रहा है तो उसी को राजतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र कोई शासन व्यवस्था खराब नहीं है, राजतंत्र की शासन व्यवस्था आज हम लोग पढ़ते हैं कि राजतंत्र, लोकतंत्र सबसे अच्छा है, ठीक है, लोकतंत्र सबसे अच्छा है, लेकिन राजतंत्र भी कोई खराब नहीं था। समझिएगा पहले कि राजतंत्र क्या खराब, अगर राजतंत्र जनता के हित में शासन करता है, तो जनता के हित में जो शासन करता है, जो भी नियम कानून बनाएगा वो जनता के भलाई लगी, जो नियम कानून बनाई जाएगी, तो राजतंत्र अच्छे है। लेकिन बुरा कब हो जाता है कि जब वो राजा अपन हित में शासन व्यवस्था संचालित करने लगता है, कि अपन हित में जब शासन व्यवस्था संचालित, तो उसको राजतंत्र ना कर करके उसको हम लोग का निरंकुश बोलते हैं कि निरंकुश शासन व्यवस्था संचालित हो रहा है। निरंकुश के मतलब कि वैसा शासन, निरंकुश के मतलब कि वैसा शासक, वैसा शासन व्यवस्था जगह पर कोई अंकुश ना लगा सके, जगह कोई रोक टोक ना कर सके, जिस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता। अगर हम सम्राट हैं, अगर हम राजा हैं, तो हमारे जब मन में आएगा जब हम करना शुरू कर दिए, और जब कोई हमारा रोकता है, जब हमको कोई मना करता है, तो उसको हम सीधे फाइल बंद करवा देते हैं। वैसी शासन व्यवस्था को निरंकुश कहा जाता है। तो राजतंत्र कोई बुराई नहीं, जनता के हित में अगर शासन व्यवस्था की जा रही है, वैसे संविधान के द्वारा जो जनता के हित के लिए बनाया गया है, तब वो राजतंत्र अच्छा है। लेकिन वही राजा अपन हित में काम करना शुरू कर दे, तब वो निरंकुश हो जाता है, तब खराब हो जाता है। तब उसी को हम लोग बोलते हैं कि हाँ निरंकुश हो गया, उसी से बढ़ते बढ़ते रूप तानाशाह का रूप धारण कर लेता है। आज वर्तमान में शायद आप देख रहे होंगे कि कुछ देश कहता है कि हाँ किम जोंग, जो उत्तरी कोरिया का जो है ना तानाशाह किम जोंग, तो एक तरह से जवान कुछ ही कर रहा है कि सब पूरा पावर अपने हाथ में रख ले, लेकिन अगर जनता से पूछिए तो अगर जनता के लिए अच्छा है वो। लेकिन हम लोग जब देखते हैं, हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो हम लोग की नजर से खराब नजर आ रहा है। तो ये शासन व्यवस्था भी खराब नहीं होता है, राजतंत्र एक पहले भी खराब नहीं था, लेकिन हाँ जब अपन जनता के हित के ना काम करके अपन हित में काम करना शुरू कर तब खराब हो जाता है। लेकिन इस सभी शासन व्यवस्था में सबसे टॉप मोस्ट की शासन व्यवस्था है जिसका नाम है लोकतंत्र। सबसे टॉप में उसके वो आता है कि लोकतंत्र है। तो सरकार थे कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र का था जो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जो लोग थे, वो सब मिल करके एक टीम बनाते हैं। जो धनिक लोग थे वो सब आपस में मिलकर शासन व्यवस्था संचालित करते। यह अच्छा था कुलीन तंत्र जो बोलते हैं। तो कुलीन तंत्र भी शासन व्यवस्था अच्छा था, लेकिन जनता के हित में होता है तो सब अच्छा रहता है। लेकिन जनता के हित में शासन व्यवस्था शासन न संचालित कर करके सब अपन हित में शासन शुरू कर दे। तो जब अपन हित में शासन व्यवस्था जब शुरू कर देता है तब इसको बोलते हैं धनिक तंत्र। और धनिक तंत्र खराब हो जाता है, जनता की बात नहीं सुनी जाती है, तभी खराब हो जाता है। ये बोले थे जनता के शासन जो बोलते हैं, जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं। जो लोकतंत्र था ना कि इसी लोकतंत्र यहाँ पर सब जनता मिल करके शासन व्यवस्था संचालित करता है। तो सब जनता मिलकर शासन व्यवस्था संचालित करता है, उसी को बोलते हैं पॉलिटिक्स। वो है आपका पॉलिटिक्स। तो सब मिलकर जो शासन व्यवस्था संचालित करेगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स। ये बोले थे, रसूल बोले थे कि पॉलिटिक्स यही है जिसको आप अमेरिका के जो 16वां राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन, उन्होंने बोलते लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन। अब समझिए, तो ये पॉलिटिक्स बोले थे जनता के द्वारा शासन था, लेकिन इसमें भी खराबी निकाल दिए थे कि अगर जनता के हित में शासन हो रहा है, जनता के द्वारा जो किया जा रहा है तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ जनता के हित में नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग चुन के बना दिए और हमारे हित में काम ना करके फिर अब कुछ लोगों के हित में काम करना शुरू कर देवे, तो कहे मतलब एक तरह से भीड़ तंत्र हो गया। भीड़ तंत्र इसको कहते। फिर समझिए
तो ई थे जवान, ई तो प्लेटो थे। अरस्तु के बारे में कहानी बता रहे कि अरस्तु इस तरह से अपना विचार रखे थे। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक, ये तर्क संगत बात बोले थे, सबके प्रूफ दिए थे, जाके घूमे थे और तब एक निष्कर्ष निकाले थे कि क्या हुआ था, सबके प्रमाण रखे थे। ई कौन? अरस्तु। जब उनका देहांत हुआ था 343 ईसा पूर्व में, जब इनके प्लेटो का जब देहांत हुआ था तो उनको तो निकाल दिया गया था। तो निकाल दिया गया था तब कहा जाता है, समझिए, जब निकाल दिया गया था तो बेचारा खूब इधर उधर भटके भी थे। हिप्पिलियस अब पिथियस, समझिए, हिप्पिलियस अब पिथियस नामक दो महिला से इनका विवाह हुआ था। इनके पहली पत्नी के नाम था पिथियस, अरस्तु के प्रथम पत्नी के नाम थी पिथियस, और फिर मैंने हिप्पिलियस। हिप्पिलियस से भी इनका फिर बाद में विवाह, दूसरा विवाह हुआ था। जब पिथियस का जब देहांत हो गया था ना, तब इनके साथ मैंने हिप्पिलियस के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ था। किनका? अरस्तु के। जब अरस्तु, समझिए, अरस्तु को जब यूनान से निकाल दिया गया था, यूनान से जब इनके प्लेटो की मृत्यु के बाद जब निकल गए थे, तब उनको कुछ अपने मित्र के साथ मैंने कुछ वक्त भटके थे। लेकिन मैसिडोनिया के शासक फिलिप, जो मैसिडोनिया था ना, मैसिडोनिया के शासक फिलिप, ध्यान दीजिए इधर, मैसिडोनिया मैसिडोनिया के शासक, यहां के शासक थे जिनका नाम था फिलिप। तो मैसिडोनिया के जो शासक फिलिप थे ना, ये इनको बुलाए थे। किनको? अरस्तु के। तो मैसिडोनिया एक नगर राज्य था, तो मैसिडोनिया जो नगर राज्य था, तो यहाँ के शासक फिलिप थे। ये जवान बुलाए थे इनको। किनको? अरस्तु के। अरस्तु के खबर भेजवाए कि अरस्तु को दरबार में बुलाया जाए, अरस्तु को दरबार में बुलाया जाए। ये जवान बुलाया था क्या लगी? तो अपन 13 वर्षीय कहा जाता है कि इनके जो पुत्र थे 13 वर्षीय, इनके पुत्र थे 13 वर्ष के पुत्र थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर। समझिए, मैसिडोनिया के शासक फिलिप, जो मैसिडोनिया जो नगर राज्य था ना, तो मैसिडोनिया के नगर राज्य था, तो वहां के शासन व्यवस्था संचालित कर रहे थे फिलिप। और इनके मैसिडोनिया में इनके पिताजी भी, अरस्तु के पिताजी जो थे ना, वो भी इनके राजवैद्य के रूप में काम कर चुके थे। लेकिन मैसिडोनिया के शासक जो फिलिप थे, अरस्तु को बुलवाया अपन 13 वर्ष के पुत्र अलेक्जेंडर की शिक्षा देने के लिए, अलेक्जेंडर के पढ़ाई करवाने के लिए, शिक्षा उनको देने के लिए बुलाया था कि ठीक है कि अरस्तु को बुलाया जाए, क्योंकि अरस्तु ख्याति प्राप्त कर चुके थे, रियल में विद्वान व्यक्ति थे। अब विद्वान व्यक्ति से अपन शिक्षा अपन पुत्र के दिलाना चाहते थे। तब इसके दरबार में गए थे, इनके दरबार में गए थे अरस्तु, और इनके दरबार में जाकर अलेक्जेंडर की शिक्षा देना भी शुरू किए थे इनके गुरु। यही अलेक्जेंडर ना, ये अलेक्जेंडर नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इतिहास में? सिकंदर। सिकंदर जो महान तुझसे परिचित होंगे कि सिकंदर, तो ये अलेक्जेंडर के नाम है सिकंदर। यही सिकंदर जबान बना था। ये जो सिकंदर है, समझिए, मैसिडोनिया के जो शासक फिलिप थे, अपन 13 वर्षीय पुत्र अलेक्जेंडर की शिक्षा, उच्च शिक्षा का मतलब कि बहुत राजा थे, मैसिडोनिया के शासक ही थे, तो बहुत बड़ा शिक्षक मैंने क्या किया, हायर किया अपन पुत्र के बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने के लिए। तब गए थे उनके अरस्तु, इनके दरबार में अलेक्जेंडर की शिक्षा दिशा भी दिए। अरस्तु जब उनको शिक्षा दिशा दिए, तब पूरी तरह से उनको शिक्षित भी किए, अच्छा ज्ञान भी दिए। लेकिन जब फिलिप के देहांत हुआ, तो फिलिप के मरला के बाद जब पूरे मैसिडोनिया के शासक बन गया अलेक्जेंडर पूरे मैसिडोनिया के शासक बन गए, तो शासन व्यवस्था के जब बागडोर अपन हाथ में जब लेना शुरू किया, जबाना वो अपन हाथ में जब शासन व्यवस्था के बागडोर ले लिए, तो उनके हाथ में पूरी तरह से बागडोर आ गया। अब बागडोर आ गया के बाद कहा जाता है कि उनके बारे में, हालांकि ठीक है कि उनको महान के श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन शुरुआत में बहुत नरसंहार किए थे, बहुत खून खराबा वाला काम किया था। कौन? फिलिप के पुत्र अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर महान बोलते हैं, वो जवान बहुत खून खराबा वाला काम किया था। लेकिन गुरुदेव थे उनके कौन? अरस्तु। तो अरस्तु जब महान सम्राट बना था, इनको भी एक तरह से वर्चस्व कायम हो गया था अरस्तु के भी। ऐसे तो कहा जाता है कि अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि अरस्तु को बहुत धन कह के मतलब कि धन दिए थे और प्रतिष्ठा दिए थे, और नौकर चाकर भी कहा जाता है कि अरस्तु को दिया गया था मैसिडोनिया के शासक के द्वारा। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। अरस्तु सादा जीवन जिस तरह से अपना व्यतीत कर रहे थे, उसी तरह से सादा जीवन बेचारा बिता रहे थे।
उनके बारे में इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि हाँ उनको सुख सुविधा में बहुत मन क्या हुआ था कि सब लाभ पहुंचाए थे, सुख सुविधा के चक्कर में नहीं रहते थे। अब समझिए कि अरस्तु को अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर के शिक्षा दिए थे, याद रखिए। तो सिकंदर के गुरु बन गए कौन? अरस्तु। ये जबान का किए अरस्तु, सब काम कर लिए। अब ये अपन स्कूल लिसियम नामक एक विश्वविद्यालय संस्था की स्थापना किए थे कौन? अरस्तु। अरस्तु जो थे ना कि लिसियम नामक एक संस्था विश्वविद्यालय की भी स्थापना किए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि लिसियम, जैसे प्लेटो अकादमी नामक जो संस्था खोला था ना, उसी लिसियम नामक संस्था खोले थे कौन? अरस्तु। अब समझिए कि अरस्तु के द्वारा कुछ कृत, ऐसे कहा जाता है कि अरस्तु 500 से ऊपर, 500 से भी ऊपर कहा जाता है कि इनके द्वारा पुस्तकों की रचना की गई थी। तो 500 सब विषय के तो लगभग विद्वान था ही थे जवान, लेकिन 500 से ऊपर पुस्तकों की रचना की गई थी, जिनमें से इनके बारे में कहा जाता है कि इनके सब पुस्तक जो था जल गया था या किसी कारणवश में खराब हो गया था। उसमें से कुछ शेष पुस्तकें बचता है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक एक आध को समझ लीजिए कि अरस्तु के भाई प्लेटो है, याद रखिए, इनको मत समझिएगा अरस्तु है, ये प्लेटो है, ठीक ना। अब अरस्तु जो थे इनके द्वारा पुस्तक लिखा था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नाम के पुस्तक जो था ना इनके द्वारा लिखा गया था, किनके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। अब पॉलिटिक्स पुस्तक था, इनके द्वारा रचना किया गया था अरस्तु के द्वारा। फिर लिखा गया था ऑन मेमोरी। ऑन मेमोरी, ऑन मेमोरी पुस्तक की भी रचना किए थे यही जवान। ऑन मेमोरी पुस्तक की भी रचना यही जवान किए थे। तो ऑन मेमोरी पुस्तक किए थे। फिर कहते हैं हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, याद रखिए, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में भी बताए थे, एनिमल्स के बारे में। अब समझिएगा, अब अंतिम निष्कर्ष इनके बारे में दे रहे हैं कि बस कुछ नहीं कि पॉलिटिक्स पूछा जाता है सबसे अधिक, 500 से ऊपर कृतिबद्ध पुस्तक की रचना किया था जवान। इसमें पॉलिटिक्स टॉप पर था, ऑन मेमोरी लिखा था, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स लिखे थे। तो हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स भी हमारा एग्जामिनर पूछते रहता है। अब इसमें बहुत बड़े पुस्तक लिखे थे। ये जो पुस्तक लिखे थे ना, तो इनका जो कृति था उसमें से सबसे टॉप मोस्ट पुस्तक था, तो उसका नाम था पॉलिटिक्स। सबसे टॉप के हमारे एग्जामिनर भी पूछता है कि पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक था वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो पॉलिटिक्स आज वर्तमान में जितना भी स्टूडेंटगण जो है ना, विद्यार्थी जो हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो सही मायने में अरस्तु को फॉलो करते हैं, प्लेटो को फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि इनका जो था ना, इनका सिर्फ हवाई बात था, इनका तो बहुत मखौल उड़ाया था, इनका हवाई बात था, तर्क संगत बात, सही मायने में प्रूफ के साथ अगर किसी की बात था तो उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु रियल में प्रूफ दिए थे, वैज्ञानिक विधि अपनाए थे, हर 158 नगर राज्यों को स्टडी किए थे, 158 नगर राज्य के स्टडी किए थे, उसके सभी संविधानों को पढ़े थे। यहाँ तक संविधान के भी जनक कहा जाता है इनको, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है इनको, पॉलिटिक्स के जनक कहा जाता है इनको। ये वो महापुरुष थे। आज वर्तमान में आगमनात्मक पद्धति अपनाए थे। आगमनात्मक पद्धति के मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रूफ होना चाहिए। जो कार्य हम कर रहे थे, उस कार्य के जो कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में हमको एविडेंस प्रूफ देना है कि किस तरह से हम कार्य किए हैं, क्या किए हैं, ये प्रूफ करते थे। तब ये हवाई नहीं कहते, हाँ यही इसलिए इनका वैज्ञानिक विधि अपनाए थे, सबके मैंने प्रूफ देकर के काम किए थे, तब अरस्तु महान हुए थे। इनके बेचारा के हवाई था, ये अनर्गल बात थी कि स्वर्ग में भेज देना था, यही स्वर्ग में जा रहे थे। लेकिन फिर भी अरस्तु भी कहते कि प्लेटो जो थे बहुत महान विचारक, चिंतक, बहुत महान व्यक्ति थे। अरस्तु खुद अपने गुरुदेव के बारे में कहते रियल में थे, लेकिन अरस्तु के सामने नहीं टिक पाए थे। अरस्तु थे। अब समझिए, अलेक्जेंडर के गुरु थे सिकंदर के, सिकंदर जब सम्राट बन गया तो गुरुदेव के तो भाई ठीक है, गुरुदेव तो ठीक ठाक थे, लेकिन अलेक्जेंडर जब सम्राट बन गया तो सम्राट जबान बन गया। ये जब सम्राट बन गया, सम्राट बनने के बाद जब शासन में संचालित किए तो मैसेडोनिया तथा अन्य यूनान के जो अगल बगल जो नगर राज था उस सब इस तरह से भयभीत होना शुरू कर दिया। ये तो विश्व विजेता निकल गया, एक अत्याचार से बहुत से उब गए, सब एक हाथ समझे क्या, वहां की जनता समझे हाथ ये अरस्तु के हाथ है, क्योंकि यही गुरु थे। जब सिकंदर इतिहास में चर्चा करेंगे कभी। अब उस सिकंदर क्या हुआ था, उस सिकंदर पूरा विश्व विजेता बनने के चक्कर में 323 ईसा पूर्व में उनका देहांत हुआ था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था। और 1 साल के बाद 322 में, कब 322 ईसा पूर्व में अरस्तु के निधन हुआ था। चिलसैस नामक टापू था, वहां पर इनका देहांत हुआ था। समझिए, चिलसैस नामक टापू पर 322 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया था। किनका? अरस्तु के। तो अरस्तु के बारे में आपको बताया कि हाँ सिकंदर के 1 साल के बाद। तो बस कुछ नहीं, हमारा एग्जामिनर जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बात पूछेगा, याद रखिए कि हाँ
पॉलिटिक्स था ऑन मेमोरी। जो भी शब्द हमारे द्वारा कहा गया है, सब जो कहानी हम आपको बना के आपके सामने रखे हैं, वो कहानी मस्तिष्क में रखना है। अब टोटल कड़ियां हम लोग जोड़ लिए, टोटल कड़ी जो जोड़ लिए, हम लोग स्टार्ट किए थे सुकरात से, फिर हम लोग आए थे इन पर, प्लेटो पर, और फिर आज चले गए हम लोग कहाँ पर, अरस्तु के ऊपर। आज पूरी तरह से कहानी इधर के समाप्त हो गया। अब आपको फादर ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के जनक आपके अरस्तु है। बायोलॉजी बोलते हैं, जंतु विज्ञान के जनक भी बोलते हैं, तो उनके बोलते हैं, अरस्तु के बोलते हैं। संविधान के भी जनक उनको बोलते हैं, किनको, अरस्तु के बोलते हैं। तो बहुत से विषयों के विद्वान थे। फिजिक्स ई जानते थे, बायोलॉजी ई जानते थे, तर्क विद्या ई जानते थे, नैतिकता ई जानते थे, हर चीजें जानते थे। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं था जिनसे छूटा हुआ था। उस वक्त के सबसे विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति कहा जाता है तो सुकरात पे कहा जाता है कि उस वक्त के सबसे विद्वान व्यक्ति माना गया था इन्हीं को, किनको, अरस्तु के। तो अरस्तु बस याद रखिए कि हाँ, हमारे एग्जामिनर पूछता है कि हाँ सुकरात के शिष्य कौन, तो सुकरात के शिष्य पर आ जाएंगे प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन, तो अरस्तु। अरस्तु के शिष्य कौन, सिकंदर। ये सब हमारे एग्जामिनर कभी सजाने के लिए दे देगा, चिंता उनता मत कीजिएगा। ये सब आपका कहानी आपका एंड हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अब इसको मस्तिष्क में आपको रखना है शब्द ब शब्द। अब यहाँ से कोई भी सवाल बनाएगा तो नहीं भागेगा कि हाँ। अब ऑप्शनल पेपर में कभी बात करने का मौका मिलेगा तब इस पर मैंने इसका विरोधाभास भी होता है कि कौन कौन मखौल उड़ाया था, क्यों उड़ाया था, का उत्तर के दे सकते हैं, उस बात की बात है। लेकिन इतना अभी आप जो है इतना मस्तिष्क में बात रखना है। अब हम लोग अगला नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तब हम लोग शुरू करेंगे कहानी आगे के कि किस तरह से हम आपको लेके चलते हैं। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए भागिए।